वेलकम टू विद्यालय। आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th में, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंडर आता है, तो डेरिवेटिव्स पे तो ये डिपेंड करता ही है, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, देसी भाषा में समझते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। इसके लिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं, सपोज किसी पर्सन की एज की बात करें। एज को अगर आप देखें तो एज के बारे में क्या पता है हमें? एज टाइम के साथ इंक्रीज करती रहती है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है एज भी आगे बढ़ती है। तो ये है एक तरह का इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हम बात करते हैं फोन की बैटरी की, अगर आप फोन की बैटरी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर आप उसको चार्ज ना करें फिर से तो बैटरी लगातार कम होती रहती है। तो क्योंकि ये लगातार कम होती रहती है तो फोन की बैटरी को आप एक डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह मान सकते हैं। हाइट की बात करें, अगर आप किसी पर्सन की हाइट की बात करें तो हाइट के बारे में हम क्या जानते हैं? हाइट एक टाइम तक तो इंक्रीज होती है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। तो एक टाइम तक तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। अब लेकिन अगर आप बात करें वेट ऑफ अ पर्सन की, वेट की बात करते हैं तो वेट तो कभी बढ़ता है कभी कम होता है। तो वेट की बात करें तो वेट है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। एब्सोल्युटली हम इसके बारे में नहीं बता सकते। तो कुछ मैंने आपको ऐसे ही रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए कि बात को समझने के लिए कि इंक्रीजिंग से क्या मतलब है, डिक्रीजिंग से क्या मतलब है। और कोई फंक्शन ऐसा भी होता है कि जो इंक्रीज होने के बाद रुक जाता है, जैसे कि हाइट। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जैसे वेट, जो कभी कम हो रहा है कभी बढ़ रहा है। अब हम आते हैं डेरिवेटिव से रिलेटेड इसके पार्ट पर। किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्लोपिंग अपवर्ड्स होता है। जैसा कि आप ये ग्राफ देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्लोपिंग अपवर्ड्स होता है, हमेशा ये ऊपर की तरफ भागता है। जैसे कि आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, ये हमेशा ऊपर की तरफ भागता है। अब जो भी ग्राफ स्लोपिंग अपवर्ड्स होगा, इस तरह के ग्राफ पे अगर आप किसी भी पॉइंट पर, मैंने एक बनाई है, आप किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट हमेशा आप चेक कर सकते हैं, ये एंगल जो बनाएगी ये एंगल हमेशा अक्यूट एंगल ही होगा। कोई भी स्लोपिंग अपवर्ड्स ग्राफ जो होगा उस पे आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके देख सकते हैं। एक मैंने बना दिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमेशा जो एंगल बनेगा वो अक्यूट एंगल बनेगा। मतलब यहां पर जो हमारे पास थीटा है लेस देन 90 डिग्रीज। अब अगर एंगल 90 से कम होता है, इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो खैर सबने ही पढ़ी है, इवन अप्लाइड मैथ्स वालों ने भी, और कोर मैथ्स तो खैर पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते ही है, कि अगर एंगल 90 से कम है तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा पॉजिटिव होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू इस केस में आ जाएगी पॉजिटिव। अगर एंगल 90 से कम है तो टेन थीटा पॉजिटिव आएगा। अब टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? टेन थीटा रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो यहां से मेरे पास आ गया कि लाइन की स्लोप क्या है। इस केस में अगर ग्राफ स्लोपिंग अपवर्ड्स है तो टेंजेंट की स्लोप जो होगी वो पॉजिटिव रहेगी। अब अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव जनरली दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एक तो रेट ऑफ चेंज को, ये तो अभी भी आपके सिलेबस में है, इससे जस्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था। और एक रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट को, वो अभी सिलेबस में नहीं है लेकिन इतनी बात हमें पता होनी चाहिए कि जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर m क्या है? m स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो है। तो मतलब आप m की जगह डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, चाहे आप उसको dy बाई डी एक्स लिखें, अगर फंक्शन एफ एक्स की फॉर्म में है तो एफ डैश एक्स लिखें। तो मेन बात क्या हुई कि हमने ये बात ऑब्जर्व की कि इस केस में स्लोपिंग अपवर्ड्स में
एंगल हमेशा बनता है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया कि जो टेन थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो पॉजिटिव रहेगी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, तो टेन थीटा पॉजिटिव हो गया। टेन थीटा स्लोप होती है तो स्लोप पॉजिटिव आ गई। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो मतलब डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप को भी रिप्रेजेंट करता है और रेट ऑफ चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऑल इन ऑल जो आपको मेन बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसा होगा, डेरिवेटिव होगा हमेशा पॉजिटिव। चलिए अब बिल्कुल इसी तरह से डिस्कस करते हैं हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है उसका ग्राफ स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होता है, क्योंकि वैल्यू लगातार कम होती रहती है तो ग्राफ होता है स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। अब इस तरह के ग्राफ पे अगर आप टेंजेंट बनाएंगे, जैसे कि एक मैंने बना रखी है, आप ऐसे ही किसी भी पॉइंट पे बनाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा ऑब्ट्यूज बनेगा। ऑब्ट्यूज मतलब एंगल बनेगा बिटवीन 90 एंड 180। इस पर्टिकुलर केस में अगर ग्राफ स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो एंगल बनता है एंगल ऑब्ट्यूज बनता है। ऑब्ट्यूज मतलब क्या हो गया, बिटवीन 90 एंड 180, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव। अब tan नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अब कि इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या फर्क है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में और इंक्रीजिंग में देखते हैं क्या फर्क होता है। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो इंक्रीज होने के साथ साथ बीच में कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में देखते हैं क्या होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन में या तो ग्राफ स्लोपिंग अपवर्ड्स होता है या फिर वो हो जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी स्लोप क्या होती है, स्लोप जीरो। और वैसे भी मतलब आपने डेरिवेटिव में भी पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। तो मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा कि जो भी डेरिवेटिव है या तो वो पॉजिटिव होगा, अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर फंक्शन कांस्टेंट हो गया तो डेरिवेटिव जीरो भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। बिल्कुल ऐसे ही आप देख सकते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है। इसमें भी अगर आप डेरिवेटिव की बात करें, डेरिवेटिव या तो नेगेटिव होगा, ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू ले लेता है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाती है, तो चाहे लाइन के सेंस में देखें चाहे इस सेंस में देखें कि डेरिवेटिव कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो भी हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जो बात आपको ध्यान रखनी है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग में पॉजिटिव के साथ साथ जीरो भी हो सकता है। ऐसे ही बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शंस की। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव नेगेटिव ही होगा और डिक्रीजिंग में नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान है, वैसे इसमें मोस्टली दो ही तरह के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। या तो आपको इंटरवल दिया जाएगा, इंटरवल में पूछेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या आपको इंटरवल्स फाइंड करने होते हैं। तो पहले देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन जहां पर आपको इंटरवल गिवन है और प्रूव करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखें अपनी स्क्रीन पर। एक फंक्शन गिवन है हमें
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। इसको इंक्रीजिंग प्रूव करना है इन आर। अब इंक्रीजिंग प्रूव करना है या डिक्रीजिंग प्रूव करना है, डेरिवेटिव तो फाइंड करना ही होगा। चलिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 3x²। x² का डेरिवेटिव इसी तरह से होता है 2x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6x। और 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव है 1, और कांस्टेंट अकेले का डेरिवेटिव होता है 0, तो -100 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब इसको इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए मुझे इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव होगा या 0 भी हो सकता है। तो उसके लिए अगर आप किसी भी क्वेश्चन में ऐसा देखते हैं कि आपका जो डेरिवेटिव है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, डेरिवेटिव आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात की हुई है पूरे रियल नंबर्स के डोमेन में, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। चलिए देखते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है। यहां से अगर हम 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लेंगे तो बनेगा ये x² माइनस 2x प्लस 1। फर्दर इसमें अगर आप देखें ये सिंपली a² प्लस b² माइनस 2ab की फॉर्म में है। 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, तो a² प्लस b² माइनस 2ab की फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ये बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अब स्क्वायर के बारे में जनरली क्या नोन है बात, अगर हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स के स्क्वायर के बारे में हमें ये बात तो पता ही है कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर होता है हमेशा नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव या फिर 0। तो रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स के बारे में हमें यह बात पता है कि स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। इस बात को आप मेंशन भी कर देंगे। अब इस फंक्शन में अगर हम बोथ साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें, ये जो इनइक्वालिटी आई है मेरे पास, इसको बोथ साइड्स को 3 से, 3 क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी इनइक्वालिटी को आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया f'(x). तो मतलब हमने इन सब स्टेप्स को करके ये बात प्रूव कर दी कि f'(x) क्या होगा, f'(x) या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 हो सकता है। तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव या पॉजिटिव है या 0 है, तो फंक्शन के बारे में क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर। तो ये तो खैर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपनी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन गिवन है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। इस फंक्शन को थ्रू आउट इट्स डोमेन, साथ में आप देखें ये कंडीशन भी गिवन है x इज ग्रेटर देन -1। इस फंक्शन को थ्रू आउट इट्स डोमेन हमें इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है। तो अगर हमें ये कंडीशन ना भी दी होती फिर भी हम इसका डोमेन डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे ही क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी डिस्कस करते हैं, कई बार ये नहीं दिया होता। यहां पर 2 तरह की चीजें इन्वॉल्व हैं, एक तो लॉग है। लॉग फंक्शन में क्या होता है, लॉग फंक्शन में हमारे पास होना चाहिए 1 प्लस एक्स, मतलब जो भी यहां पर इनपुट है, जो भी इसका डोमेन है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 भी नहीं हो सकता, ना नेगेटिव हो सकता है ना 0 हो सकता है, पॉजिटिव ही होता है। इसको अगर आप 1 को राइट साइड पर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन -1।
एग्जैक्टली ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। इसी के साथ साथ यहां पर एक ये रैशनल फंक्शन भी है। एक तो था लॉग फंक्शन, एक है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में क्या कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो मतलब x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती यहां पर, -2 नहीं हो सकती। और यहां तो ऑलरेडी हमारे पास अगर x -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है तो -1 से बड़े में -2 तो ऑलरेडी ही नहीं आएगा। तो ये कंडीशन अपने आप यहां पर इंक्लूडेड है। तो ये बात मैंने आपको इसीलिए बता दी, अगर कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता तो आपको ये खुद ढूंढना पड़ेगा कि x की जो कंडीशन लगानी है वो क्या लगानी है। यहां पर है x इज ग्रेटर देन -1। अब बात है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, तो डेरिवेटिव तो फाइंड करना ही है। चलिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसका डेरिवेटिव होगा f डैश x इज इक्वल टू log x की तरह है ये। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो log x का डेरिवेटिव मैंने 1/x कर दिया। और यूजिंग चेन रूल आपको इसका डेरिवेटिव भी कंसिडर करना है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 + x का 1 ही होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहां पर 1 आ जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं ये सेकंड रैशनल फंक्शन के डेरिवेटिव की। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्वोशिएंट रूल चलेगा। क्वोशिएंट रूल से क्या आएगा? डिनोमिनेटर में तो आएगा डिनोमिनेटर स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा? 2 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। चलिए आगे देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डिफरेंशिएट तो हम कर चुके हैं, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ गया 1/1 + x, साथ में अभी इसको डिनोमिनेटर को कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना, इसको ऐसे ही चलाएंगे साथ में। न्यूमरेटर में आप देखें सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, ये आ जाएगा 4, साथ में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनेगा 2x, और यहां पर है 2x। 2x - 2x हो जाएगा 0। यहां पर सिर्फ देखें 4 बचता है। अब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। सिंप्लीफाई करने पर बनेगा ये 1 + x इंटू 2 + x होल स्क्वायर। ये तो आ गया एलसीएम। एलसीएम लेने से आप देखेंगे यहां पर आ जाएगा 2 + x होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में 2 + x होल स्क्वायर आएगा, उसको मैं यहां पर एक्सपैंड कर रहा हूं। तो क्या बनेगा? a² + b² + 2ab। 2ab करेंगे तो बनेगा 4x। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर क्या बनेगा? 4 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 1 + x से। क्या बन जाएगा? -4 -4x। तो डिफरेंशिएट करने के बाद जब एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई किया तो ये टर्म्स बनी। इसमें आप देखें 4 - 4 0, 4x - 4x 0। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच गया x² अपॉन 1 + x इंटू 2 + x होल स्क्वायर। इसको अब हमें पॉजिटिव प्रूव करना है। देखते हैं कैसे करना है। अब इसको हमें पॉजिटिव प्रूव करना है, और नोन क्या है? नोन है x इज ग्रेटर देन -1। चलिए अगर x इज ग्रेटर देन -1 है
अगर मैं ये -1 को इधर ले आऊं, ये इधर आगे हो जाएगा +1, तो आप देखो x + 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला पार्ट तो हमने पॉजिटिव प्रूव कर दिया। सेकेंडली, हमारे पास यहां पर 3 एक्सप्रेशन है। x इज ग्रेटर देन -1 का मतलब हो गया, इसको अगर हम -1 को इधर ले आएंगे तो x + 1 हो जाएगा ये, और इधर रह जाएगा 0, तो x + 1 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो एक टर्म तो पॉजिटिव आ गई। सेकेंडली, x² और 2 + x का होल स्क्वायर, इन दोनों की बात करें, इन दोनों के बारे में हमें क्या पता है? दीज आर नॉन नेगेटिव। स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया था, तो दीज टू आर नॉन नेगेटिव। अब नॉन नेगेटिव का मतलब ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम चेक करते हैं कि 0 क्यों नहीं होगा। क्योंकि x की वैल्यू, अभी हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, x की वैल्यू -1 से बड़ी है। अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो मतलब x की वैल्यू -2 तो हो नहीं सकती। अगर x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, तो अब हम श्योरली कह सकते हैं कि दिस इज पॉजिटिव। पहले कहा था नॉन नेगेटिव, वो तो स्क्वायर की सबकी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि x -2 नहीं हो सकता, अगर x -2 नहीं होगा तो ये 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो क्या बचा? ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव तो होना ही नहीं था, 0 भी नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव। तो अब देखते हैं सभी टर्म्स को एक एक करके। इसको हमने पॉजिटिव प्रूव कर दिया, इसको हमने पॉजिटिव प्रूव कर दिया, और इसको प्रूव कर दिया कि ये है नॉन नेगेटिव, मतलब या पॉजिटिव या 0। तो f', सॉरी ये f' था यहां पे। f' के बारे में क्या आ गया? डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, न्यूमरेटर या पॉजिटिव है या 0 है, तो पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया? पूरा एक्सप्रेशन बन गया या पॉजिटिव या 0। तो अब इसको लिखते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि डिनोमिनेटर तो पक्का पॉजिटिव है, न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन न्यूमरेटर 0 भी हो सकता है, तो 0 अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा? 0। तो f' क्योंकि या तो पॉजिटिव है या 0 है, तो फंक्शन को क्या कहेंगे? फंक्शन इज इंक्रीजिंग, या तो यही लिख दे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन, या जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। तो इस सेशन में आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, और इसमें मैंने आपको बताया था कि दो ही तरह के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो इंटरवल्स फाइंड करने वाला और एक प्रूव करने वाला। अभी हमने इस सेशन में एक टाइप का क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन और एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन इस तरह के डिस्कस किए जहां पर प्रूव करना था। नेक्स्ट सेशन में इस टाइप के थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे और साथ में सीखेंगे कि इंटरवल्स कैसे फाइंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसके सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।